ठीक है, चलिए हम शायद सुनील से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन चलिए ओवरऑल उनका टेक अवे जो था वो हमारे पास आ चुका है। और अगर एसआईपी इनफ्लोज की बात करें, ज्यादातर अगर देखें तो लार्ज कैप स्पेसेस हैं जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल निवेशकों का रुझान भी बढ़ता हुआ दिखा है, और ये म्यूचुअल फंड इनफ्लोज में भी हमने क्लियर कट देखा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुणाल बोथरा आप जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बाजार में हम देख रहे हैं एक लेवल में कामकाज 16,397, 16,400, इसी के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आप वीकली एक्सपायरी है और आज सुबह आप विक्स की बात कर रहे थे। विक्स जिस तरह से आपने कहा था उसी तरह डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आगे के लेवल्स आपको क्या लग रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक आज का दिन हम कहेंगे कि काफी साइडवेज या डल है इंडाइसेस के लिए। बट जो एक्शन है जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में वो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। काफी सारे स्टॉक्स में हम पहली बार आई वुड से काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं। काफी स्टॉक्स में वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट भी आ रहा है। पीएसयू स्टॉक्स में भी काफी अच्छी मोमेंटम आई है। सो आई वुड से आज का डे इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा एवरेज डे रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए स्पेशली मिड कैप्स चुनिंदा स्टॉक्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग प्ले रहा है। लेवल्स की बात करूंगा तो सेम लेवल्स रहेंगे जो लगभग मैंने मॉर्निंग में फ्लैश आउट किया था कि 16,200-250 के आसपास एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, और 450 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है, जो 2 दिन से एक वीवैप का भी रेजिस्टेंस बन रहा था इंडेक्स पे। तो हो सकता है हम ये 200 पॉइंट्स के न्यू रेंज पे इंडेक्स ट्रेड कर सके। बट बैंक निफ्टी मेरे अनुमान से आई थिंक एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आ चुका है। बुलिश फ्लैग पैटर्न आर्ली चार्ट में बैंकिंग इंडेक्स में बन रहा है, और हम लगातार उस लोअर एंड ऑफ द फ्लैग पैटर्न के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर आने वाला मूव बैंकिंग इंडेक्स पे स्ट्रांग रहा तो हो सकता है कि मार्केट की सेंटिमेंट भी थोड़ी लिफ्ट अप हो सकती है, और निफ्टी और काफी सारे सेक्टर्स में भी एक माइनर सा ब्रेकआउट भी दिख सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। क्या बात है, एकदम फ्लैग दिख रहा है वाकई में। बहुत बढ़िया, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है क्या? इंटरेस्टिंग। रिलायंस पे आपने कल कॉल दी थी, परसों कल, और आज 1.5% ऊपर है। आप रिविजिट करेंगे अपनी? तो सेम कॉल सेम रहेगी अजय जी, जो मैंने इंडिकेट किया था कि 26, 25, 2650 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बिकॉज ब्रॉडर स्टॉप लॉस रखा था ताकि स्टॉक वॉलिटिलिटी एब्जॉर्ब कर सके। और अपसाइड में मैं जो टारगेट रखा था आई थिंक 3000 के आसपास का टारगेट रखा है। मैं मेंटेन रहूंगा उस कॉल के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक रिलायंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभर के आ रहा है कंसिस्टेंटली। आज भी अगर हम देखें तो अगर रिलायंस जो निफ्टी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो लगभग निफ्टी की जो सारी 30-40 पॉइंट्स की गेन है वो रिलायंस इटसेल्फ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रिलायंस की जो अप ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। ओके कुणाल, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रिकमेंडेशन कौन से बता रहे हैं आप? मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस ज्यादा रहेगा। 2 बाय कॉल्स, पहला रहेगा आईसीआईसीआई प्रू, जो मैंने 2 या 3 दिन पहले भी फ्लैग आउट किया था। इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है बिकॉज आज वापस से स्टॉक ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। टारगेट सेम रहेंगे 585 के, स्टॉप लॉस भी 535 का रिपीट करूंगा। आईसीआईसीआई प्रू पे ट्रेडर्स यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे अनुमान से आई थिंक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने कंप्लीट करने जा रहा है। स्टॉक हालांकि 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट लगातार 2 दिन से हम कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस एक्शन देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज में, तो इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट 355, स्टॉप लॉस 325। बिल्कुल कुणाल, शुक्रिया आपका ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके देने के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, प्राज इंडस्ट्रीज तो है ही, लेकिन रिलायंस की कॉल जो कि कल कुणाल ने दी थी इस पर भी फोकस कीजिए। 3000 तक के टारगेट्स हैं जिसका इंतजार यहाँ रहेगा। हमारे साथ नरेश मेरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। बाजार में हम देख रहे हैं बिल्कुल एक रेंज में कामकाज है, कह सकते हैं डल डे नजर आ रहा है, और वीकली एक्सपायरी के दिन अब जिस तरह से 16,400 के आसपास ही निफ्टी झूलता हुआ, आपकी राय क्या होगी? और स्टॉक्स भी बताएं। अभी भी वही रेंज के आसपास सपोर्ट्स मिल रहा है 16,300-400 निफ्टी पर, और 34,600, 34,800 बैंक निफ्टी पर। तो यही रेंज मेंटेन्ड है, और अभी भी मोमेंटम नहीं है कोई भी साइड पर। बट यही सिमिलर फॉर्मेशन वर्ल्ड ओवर है। अगर हम यूएस मार्केट्स भी देख ले तो डाउ जोन्स भी 1000 पॉइंट के रेंज में है, और कोई भी ग्लोबल मार्केट्स देख ले तो यही रेंज बाउंड मूव्स है। तो जब भी इस रेंज के बाहर निकलेंगे तब मोमेंटम बेटर होगा। थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाई दे रहा है इंट्राडे में काफी स्टॉक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और 16,800 जब भी क्रॉस हो जाएगा तब मोमेंटम बढ़ेगा, तब तक ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा। नरेश जी, शेयर्स बता दीजिए फिर। सबसे पहले रहेगा बाय ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो अच्छा सा करेक्ट हो चुका है और आज एक रिवर्सल कैंडल दी है बड़ी। यहाँ पे मिनिमम टारगेट प्राइस होगा 830, और जब वो 830 क्रॉस हो जाएगा तो एक मेजर रिवर्सल हो जाएगा। स्टॉप लॉस 779, टारगेट 830। दूसरा बाय रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस, स्टॉप लॉस 580, टारगेट 720। थोड़ा मीडियम टर्म कॉल रहेगा, बल्कि और भी लॉन्गर टर्म कॉल भी हो सकता है।
एक लौता स्टॉक है जो स्मॉल कैप में एक अच्छा 52 वीक हाई बना रहा है और जिसमें करेक्शन हुआ ही नहीं था पूरे फॉल में। पूरे फॉल में लास्ट 3-6 महीने में इसने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए हैं और 12-15% से ऊपर से करेक्शन नहीं आया, तो क्लियर कट ब्रेकआउट है लास्ट 2 दिनों में। यहाँ पे बाय रहेगा करंट लेवल्स और एज वेल एज डिप पर। ठीक है, 2 शेयर हो गए आपके। एक तो महाराष्ट्र सीमलेस आप बता रहे हैं 720 का टारगेट, और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस पे तो खैर आज सुबह एक खबर भी आई थी कि एक्साइज ड्यूटी जो है पंजाब में वो कम हो रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, यूबीएल सभी के सभी शेयर आज थोड़े एक्टिव है, अब 2.5% ऊपर आ गए। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नागराज शेट्टी और राजेश पालविया मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। राजेश जी आप जरा बताएंगे आपका व्यू क्या है अभी निफ्टी पर और साथ ही आपके शेयर्स भी सर। देखिए आज ऑप्शन एक्सपायरी है तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी तो जरूर है, लेकिन हमें लगता है अभी तक का जो डेटा बन रहा है उसके आसपास हमें लगता है 16,350 से 16,400 के आसपास ही आज की एक्सपायरी, इसके बीच में ही कहीं एक्सपायरी होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से एक रिकवरी दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे हम निफ्टी पे देखें 16,350 16,300 ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने देखा कि अगर कोई डिप भी आती तो ये लेवल्स को यहाँ पे डिफेंड करके मार्केट पुलबैक जरूर देते हुए दिख रहा है। अब हमें लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी में 16,450 का रेंज लेवल क्रॉस होगा तो ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए हायर साइड पे 16,500 550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन ये आज के सेशन में तो हमें लगता है 16,350 से 16,400 के बीच में ही कहीं कटान एक्सपायरी होते हुए दिखेगी। लेकिन अगले सेशन में हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग मूव होगा और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 16,320 का, अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 16,500 तक आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। नागराज के पास वापस जाऊंगा मैं। नागराज, बायोकॉन के स्टॉक प्राइस को एक बार हमारे लिए चेक करके बताइए। सुबह हमने प्री मार्केट में डिस्कस करवाया था अपने व्यूअर्स को, क्योंकि इसके अंदर बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो है अगर प्री मार्केट में भी लिया होता 2-3 रुपए ऊपर भी, हालांकि एक बड़े गैप के बाद खुला, तो वहां से भी इससे पैसा बनाए डेज हाई की तरफ है, क्योंकि इसके बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इनका आर्म है उसकी सब्सिडरी ने कहा है कि हम अपना रेवेन्यू गाइडेंस 3 टाइम्स कर दिया, बढ़ा दिया। जरा ग्राफिक लेके आइए, और उसकी वजह से आज ये 336 के आसपास आ गया है। जरा इसके चार्ट्स को हमारे लिए चेक करके बताएं कि किसी ने ले रखा हो या आज सुबह लिया हो तो इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसमें और पैसा बनेगा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। बायोकॉन आज अच्छे खासे एक बाउंस बैक दिखने को मिला है। अगर लास्ट 2 दिन से एक इंडिकेशन दे रहा था, जो हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ डेली टाइम पे और एक फॉल्स डाउनसाइड ब्रेकआउट जैसे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, इससे एक अंदाजा मिल सकता था कि एक अपसाइड बाउंस के लिए तैयारी में है। आज जरूर आ गया। मेरे ख्याल से अराउंड 338-340 के आसपास एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, जैसे आज 2 दिन में स्ट्रेंथ दिखाया है निचला स्तर से ऊपर के तक। मेरे ख्याल से वो 338 का रेसिस्टेंस भी पार करेगा। मेरे ख्याल से अगर किसका भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं ये रेंज पे, और अराउंड नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 355 के आसपास, ऊपर में 360 भी जा सकते हैं एक कई दिन में। और एक स्टॉप लॉस रखना है तो अराउंड 325-330 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये बायोकॉन पर राय आती हुई और न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है जिसका एक आप देख रहे हैं 5.5% के ऊपर की तेजी बायोकॉन पर। आज सुबह से ही हमने आपको त्रिमूर्ति सेगमेंट में स्टॉक बताया भी था, उसके बाद का रिएक्शन आप देख रहे हैं। राजेश जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं, उसके बाद नागराज जी से भी उनके साथ स्टॉक रिकमेंडेशन समझेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा टीवीएस मोटर ऑटोमोबाइल पैक पे। टीवीएस मोटर में क्लियर कट एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है, हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ से बाय करना चाहिए। जिस तरीके की स्ट्रेंथ है यहाँ से हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम 785 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो टीवीएस मोटर हमारी पहली पिक होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 745 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैम्स का। ये स्टॉक में देखें तो आज काफी अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक में पिछले दिनों में जो एक गिरावट थी कहीं ना कहीं अब उसमें एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से कैम्प्स में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है, हम यहाँ पे इसमें बाय करने की सलाह देंगे। 2620 से लेके 2643 तक के अपसाइड के टारगेट
हमें लगता है ये स्टॉक में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। 2515 के स्टॉप लॉस से कैंप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से रिवर्सल बन रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक हालांकि एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से, लेकिन हमें लगता है ये अपर चैनल की रेंज को यहाँ से वापस से टच करते हुए यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मैकडॉवेल के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 815 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 778 के स्टॉप लॉस से मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट पे बाय करने की सलाह रहेगी। क्लियरली लिकर स्टॉक्स आज सुबह से फोकस में है ही, लेकिन इस बीच टीवीएस मोटर, अजय, हमने आज हमारा क्या खबर है सेगमेंट में टीवीएस मोटर पर फोकस किया था और तब हमने बताया भी था कि ईवी प्ले का कंपनी का कारोबार विस्तार प्लान किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है और इसी के चलते खबर के दम पर फोकस में रहेगी। और अभी हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी के बीच राजेश जी की भी पसंद। और इस बीच अजय, कैम्स की अगर बात करें, मई में जब जेफरीज के क्रिस वुड हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कैम्स पर वो फोकस करें और अपना वेटेज उन्होंने बढ़ाया था अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 3% वेटेज। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और डायरेक्ट इसका कोरिलेशन स्टॉक मार्केट से है। बाजार में काम होना चाहिए, चाहे तेजी का काम हो चाहे मंदी का काम हो, दोनों तरफ। बिल्कुल। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। तभी निफ्टी फ्यूचर्स भी डेज हाई की तरफ आ गया। राइट, निफ्टी फ्यूचर्स का ग्राफ लेके आइए। राइट, निफ्टी अब तो बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आने की तरफ है, राइट। तो ये लास्ट आवर की तेजी क्या बैंक निफ्टी खींच सकता है? वो फ्लैग पैटर्न वाले हमारे फ्रेंड्स बता रहे थे। हो भी सकता है कैचअप रैली हो जाए। हालांकि बैंक निफ्टी को तो वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, वो 1.5% ऊपर। आज रिलायंस ने नहीं होता तो शायद निफ्टी में भी हरा निशान नहीं आ पाता, इसलिए रिलायंस का पूरा दारोमदार इस पे रहा है आज निफ्टी को ऊपर लेके आने में। राजेश जी, फिर एक बात बताइए आप जरा, आज की क्लोजिंग अगर 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की भी हो जाए तो इसको भी तो आज मानेंगे ना कि डैमेज हुआ ही नहीं। ठीक है, 10-20 पॉइंट छोड़ देते ना, 35,000 का इंडेक्स है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। लोअर साइड से 34,800 के लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश बैंक निफ्टी करते हुए दिख रही है और हमें लगता है अगर इसके ऊपर ही आज कटान होती है। देखिए डिम्पी जी, मेरे लिए यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है। अगर हम 35,000 के लेवल को क्रॉस कर लेंगे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा अपमूव यहाँ से बहुत जल्द दिखाता हुआ दिखेगा। अगर आप इसका वीकली सेटअप को एनालाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करने की जरूर कोशिश करी थी, अटेम्प्ट किया था लास्ट वीक में, लेकिन वहाँ पे वो फेल होते हुए दिखा। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे बड़ा रिवर्सल 35,200 के बाद बनते हुए दिखेगा। जैसे ही ये रेंज के ऊपर, ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी तो हमें लगता है बहुत ही शार्प अपमूव बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है। काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है 35,000 हमारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 35,000 35,200 ये रेंज को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी में हायर साइड के लिए। ठीक है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज धीरे धीरे करके अब थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रही है। एचपीसीएल के अंदर अब 3% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। डिम्पी, आप अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं एक्चुअली एचपीसीएल का, मेरे को आज की प्राइस मूवमेंट हैरान कर रही है। जब आपका 124 का क्रूड हो और उसका एचपीसीएल ऊपर आ जाए तो थोड़ा हैरानी तो होती है। दूसरा आईओसी ना, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। बीपीसीएल बकायदा डे हाइस पे आ गया। बाजार अगर चल रहा है, क्रूड अगर चल रहा है, तो उसके बावजूद इन कंपनीज को इस तरह से ऊपर नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं उसको समझाता हूँ डिम्पी। अगर आप देख रहे हो, रिलायंस चल रहा है, हाँ, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल चल रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में एचपीपी आईओसी लास्ट 2 महीने से आपने किसी टेक्निकल एनालिस्ट को बात करते देखा एचपीपी आईओसी की? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो इंडियन ऑयल रिफाइनर्स है ना, अपने पीएसयूज, वो 10 रुपए के लगभग 10 से 12 रुपए का मार्केटिंग लॉसेस झेल रहे हैं। अंडर रिकवरी। अच्छा बढ़िया रिफाइनिंग मार्जिन चल रहा है, तब भी मैं भाव बढ़ा नहीं पा रहा हूँ अपना। तो मार्केटिंग लॉसेस जो उनको हो रहे थे, उसकी वजह से ये लोग चले ही नहीं। बाकी पूरा गांव जो है रीरेट हो गया। सुनने में ये आ रहा है, और कुछ रिसर्च के जो एनालिस्ट हैं और जो बाय साइड के एनालिस्ट हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि शायद अब बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल वो भी फेज्ड वे में प्राइस हाइक लेना चालू कर देंगे, तो इनके मार्केटिंग लॉसेस वाइप आउट हो जाएंगे। जैसे ही इनके मार्केटिंग लॉसेस वाइप आउट होंगे, ये लोग भी एक मूवमेंट के कैंडिडेट बन जाएंगे। इसलिए आपने जो ब्रेकआउट वगैरह देख रहे हैं आप, अपवर्ड मूवमेंट, वो बेनिफिट जो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल खाते रहे और एचपी, वीपी, आईओसी को नहीं मिला,
शायद वो बेनिफिट इधर भी आ सकता है, इसलिए ये आपके रेडार पे होने चाहिए। बिल्कुल है भी, इसलिए मेरे रडार पे आया क्योंकि आज मेरे को 3% HPCL चलने का रीजनिंग समझ नहीं आ रहा था, जो आप अब बता रहे हैं कि इसको मैं बिल्कुल कोरिलेट भी कर सकता हूँ। और एक और पॉइंट भी है, HPCL BPCL अगर ये दाम बढ़ा भी देते हैं तो इसका बेनिफिट तो खैर आगे चल के आपको मिलेगा ही, और अभी ये चले भी नहीं हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है चले हुए नहीं है। तो खुश हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। खुश है, इसी से शुरुआत करते हैं आपसे इससे पूछने के सवाल। HPCL BPCL IOC, मैं इस तीनों में से तीनों के तीनों लेना चाहता हूँ, जरा तीनों के बारे में बताओ आप फिर। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर राइट, ये जरा सा एक सरप्राइजिंग टर्न है, बट जैसा अभी अजय ने इतने विस्तार में एक्सप्लेन किया, दैट सॉर्ट ऑफ हिट्स द नेल होम। एक लॉजिक अब इन अप मूव के पीछे समझ में आया है। स्टॉक में कंसोलिडेशन हम काफी समय से देख रहे थे, तो अगर हम HPCL की पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए यहाँ पे 230 225 के जो जोन है, यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और आज एक ब्रेकआउट दिया है। दूसरा, अगर मैं एक स्टॉक देखूं विच इज IOC, इस स्टॉक में भी काफी समय से हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 120 के लेवल्स का। तो अगर इन दोनों में से मुझे पिक करने हो तो मैं फिलहाल HPCL को पिक करूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो मोमेंटम है ये ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, एंड देयर इज अ गुड चांस कि आने वाले समय में ये जो अपने ये जो ब्रेकआउट है इसे कैरी फॉरवर्ड करके नए हायर लेवल्स पे जा सकता है। यहाँ टारगेट होगा 247 248 के जो जोन है यहाँ का, और जो स्टॉप लॉस है वो पास का 234 के आसपास का लगा के चलिए। क्लियरली ये राय आती हुई, लेकिन इस बीच IOC HPCL के स्टॉक्स के 6 महीने के चार्ट से एक बार देख लीजिए, और अजय जिस तरह से बता रहे हैं डाउन ट्रेंड ही नजर आएगा आपको। तो यहाँ से जिस तरह से प्राइस हाइक की एक खबर अगर आने के आसार नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद एक सिचुएशन आती हुई दिख सकती है जहां पर बढ़त देखने को मिले। नहीं है, इसको जरा कंपेयर करिए इससे, एक IOC को जरा चेन्नई पेट्रो से कंपेयर करिए, दोनों के रीजंस एक हैं, बट ये चले नहीं है, ये आप कहना चाह रही हैं। राइट, बिल्कुल सही पकड़ी आपने बात। तो फ्लेवर जहां पर रिफाइनिंग स्टॉक्स में जैसे दिख रहा था, अनुमान है कि अब अनुमान ये कि शायद थोड़ा रिवर्स हो जाएगा मामला। बिल्कुल, तो चलिए इस पर फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच नागराज, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बचे हैं, आप बताएं। जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन के पहले मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। मैं वो मिस किया वो पार्ट, थोड़ा लेट कनेक्ट किया। देखिए, निफ्टी लास्ट 4 दिन से एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में दिखने को मिला है। लास्ट 3-4 दिन से ना बेयर का ना बुल का एक डोमिनेंस दिखने को मिला है, और ऊपर के लेवल में अराउंड 16,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। अभी वो सपोर्ट बना था। सपोर्ट डाउनसाइड ब्रेक होने के बाद जो लास्ट 2 दिन से रेजिस्टेंस हुआ था, आज रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक करता दिख रहा था। लास्ट 2 दिन का जो कंटिन्यूअसली डाउनसाइड ब्रेकआउट होने के बाद शार्प डिक्लाइन तो नहीं दिखा निफ्टी में, एक इंडिकेशन करता है कि एक निचला स्तर से एक बाउंस बैक आने का एक चांसेस हायर पॉसिबिलिटी था, आज दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है और आज टुवर्ड्स द क्लोज 16,400 के ऊपर बंद आएगा। मेरे ख्याल से जैसे मार्केट 16,400 के ऊपर सस्टेन होगा, 16,700 टू 16,800, 16,700 16,800 तक एक अपसाइड बाउंस के लिए एक चांस मिलेगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा यही नजरा से मेरा एक्चुअली 2 स्टॉक्स है। फर्स्ट वन इज फोर्टिस एंड सेकंड वन इज कैप्ली पॉइंट टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज। फोर्टिस हम देख सकते हैं चार्टिकली लास्ट कई दिनों से एक साइडवेज रेंज मूवमेंट में घूम रहा था, इवन दो मार्केट वोलेटिलिटी में उतना खास कुछ इम्पैक्ट नहीं है। आज एक अपसाइड ब्रेकआउट देने का एक इंडिकेशन दिखा रहा है, इस तरह सिग्नल दिखा रहा है, और RSI और वॉल्यूम पैटर्न भी एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अराउंड 244 के आसपास एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। 255 का एक टारगेट रहेगा और 237 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दूसरा कैप्ली पॉइंट, आप चार्टिकली कैप्ली पॉइंट लैब देखोगे कई दिनों से एक रेंज बाउंड एक्शन में था, और कई हफ्तों का आप कई महीनों का चार्ट देखोगे एक ट्रेंड रेसिस्टेंस है अराउंड 780 775 790 के आसपास। उधर ही ये स्टॉक बहुत सारे अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट करने का, आज भी सुबह एक चांस दिया लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न एक लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है और एक RSI पैटर्न भी पॉजिटिव संकेत दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से अराउंड 768 770 के आसपास चल रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं, और 830 का एक अपसाइड टारगेट रहेगा और 730 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक, कैप्लिन पॉइंट हो गया और एक फोर्टिस हो गया। 2 है नागराज के आज के ट्रेड। फोर्टिस हेल्थ केयर वापस से निकल के आज हेल्थ वाली कंपनीज वापस से आ रही है बाय में, चाहे वो डायग्नोस्टिक वाली हो या फिर सीधा हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनीज क्यों ना हो। खुश, आप भी अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर कंप्लीट हो जाएगा, सबकी आ जाएंगी कॉल्स। ये 2 कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। पहला है
द बिग डैडी ऑफ एफएमसीजी, जो सबके ही पोर्टफोलियो में अब होना चाहिए अगर अब तक नहीं आया तो, विच इज आईटीसी। हम देख रहे हैं एक अच्छे ही फॉल के बाद स्टॉक ने वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, और यहाँ से हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट ये जो अप मूव आएगी इसमें जो स्टॉक ने प्रीवियस हाई लेवल्स बनाए थे करीब 290-300 के आसपास, उन्हें भी टेक आउट कर सकता है। सो यहाँ से आईटीसी बाय करिए, इसका जो कंसोलिडेशन था ये कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा ये आप लेके चलिए 263 का, और 285 का एक ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से 285 का टारगेट लेके चलिए। द सेकंड स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप हमने देखा है, उसके बाद जरा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ है। दिस एंड सम ऑफ द अदर स्टॉक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट, और कहीं ना कहीं बस मार्केट के टर्न अराउंड होने का वेट कर रहे हैं। 4 दिन के नेगेटिव मार्केट क्लोज की वजह से इनमें उतना मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पाया है, बट हल्का सा मार्केट का सपोर्ट एंड दी स्टॉक्स आर रेडी टू मूव अप अगेन। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पे टारगेट होगा 1100 का, और यहाँ 950 का स्टॉप लॉस लेके बाय इनिशिएट कर सकते हैं। जरा वेट करिए, आप वापस आते हैं हम आपके पास कुछ और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। हम सुशील केडिया जी को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। आप आए नहीं कि बाजार डेज हाई पे आ गया, रिलायंस डेज हाई पे आ गया, आप कुछ सौदे अपने लग रहा है फीड इन करके आए, आज थोड़ा देर हो गई आपको आने में। आप आज मुझे थोड़ा जल्दी बुलाना चाह रहे थे, पर पता नहीं समय का संजोग है, थोड़ा सा विलंब हो गया, माफी। कोई बात नहीं सुशील जी, आप हमारे चहेते कंट्रीब्यूटर हैं चैनल पे, थोड़ी खिंचाई कर सकते हैं हम आपकी। बिल्कुल, आप पूरी कर सकते हैं, थोड़ी क्यों। और ऐसे भी क्या है ना, हिंदी अपनी भाषा है तो इसमें मन खोल के बात करना अच्छा लगता है। बताइए सुशील जी, बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है आपको? आप पॉजिटिव हैं, तैयारी कर रहे हैं बड़ी छलांग की, या कल तो एक बार को बड़ा मायूस कर दिया सबको बाजार ने? देखिए, रोज रोज के तो खेल चलते ही रहेंगे, पर बड़े चित्र को लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि हर बॉल पे छक्का मारने का मंतव्य कोई भी डॉन ब्रैड्समैन भी नहीं बना पाया। लग गया तो छक्का है, वरना सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें क्रीज पे मेंटेन रहना। तो ये इंट्राडे के सौदे कर लेंगे और बाई टुडे सेल टुडे कर लेंगे, ये जादूगर लोग हैं। मैं ये जादू सीख नहीं पाया 30 साल के बावजूद, और सीखना भी अब नहीं चाहता हूं। तो बड़ा चित्र मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर सामने बन सकता है, जो क्रूड की जिस तरह की चार्ट बनी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले 1 महीने में सब के सब बड़ा उत्साहित होके कहें कि भैया तेल का तो तेल निकल गया। ये जो 122-21 पर आज लाइट क्रूड है, आज के दिन एक बड़ी करवट ले रहा है ये, और बदलते ट्रेंड पर बहुत बड़ा सौदा नहीं बनाया जा सकता है। पर शनै शनै अगले 1-2-3 दिन में जब ये 116 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब हम टेबल पीट कर कहेंगे कि अब हम 86 में इसको काटेंगे और वहां अग्रेसिवली हम शॉर्ट करेंगे। तो नॉर्मली तो देखिए, क्रूड जो है वो एक एडवांस इंडिकेटर है ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर क्रूड में एक तरफा तेजी या मंदी चलती है, तो वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क टेकिंग सेंटिमेंट का बेस्ट इंडिकेटर है। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में है, और इसी वजह से अक्सर लोग कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्रूड घट जाएगा तो निफ्टी बढ़ जाएगी, जो अक्सर होता नहीं है, क्योंकि क्रूड घटने का मतलब निफ्टी भी आगे घटेगी, क्योंकि रिस्क टेकिंग सेंटीमेंट डिक्लाइन होता जा रहा है। बट अभी जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, जहां की एक स्कैरसिटी ड्रिवन क्रूड का मार्केट है, और जिसके कारण चारों तरफ लॉजिस्टिकल जो प्रेशर है, तो अगर 30% तक का स्लाइड क्रूड में आ गया, तो जो हम शेयर बाजार में दबी दबी आवाज में पिछले 2-3 सप्ताह से आपके साथ तेजी के प्रयास लगा रहे हैं, तब दबंग होकर तेजी का सौदा करने का माहौल जनरली सब आदमियों के लिए बन जाएगा। दूसरा विषय जो आता है कि डॉलर इंडेक्स, जिसने कहर ढा दिया था 105 तक जाके और फिर 101 तक गिरने के बाद, अब वो थोड़ा सा जो रिबाउंड ले रहा है, तो इस रिबाउंड के अंदर का जो भी हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, अभी भी एक और रिवर्सल, इस करंट रैली का रिवर्सल होना बाकी है, तो एक प्रीएम्प्टिव कॉल है। पर अगर कोई मेरे सर पे भी रिवॉल्वर ही रख दे और कहे कि बताओ डॉलर इंडेक्स क्या लगता है, तो 90% अब चांस बन गया कि ये लोअर टॉप अब बनाने जा रहा है। 1-2 दिन और दीजिए इसे, और जहां ये यहां से वापस रिवर्सल हो गया 103 के ऊपर जाए बिना, तो अगर डॉलर इंडेक्स भी एक तरफा लुढ़क गया और क्रूड भी एक तरफा लुढ़क गया, तो बहुत बड़ी आकस्मिक तेजी स्टॉक मार्केट में बन सकती है। उसके लिए अभी के अभी पूरा दांव नहीं लगाया जा सकता। बुल के लिए जितनी चिंता मुझे आगे दिखती है,
उससे ज्यादा चिंता मुझे बेयर के लिए दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज को अभी कंफर्म होना बाकी है। और इसी तर्ज पर अगर आप देखोगे S&P 500 10% ऊपर बढ़ने के बाद लास्ट 7-8 दिन से 3% के एक साइडवेज बैंड में है। 13% नैस्डैक बढ़ने के बाद 4% के साइडवेज बैंड में है। तो ये जो साइडवेज मार्केट होते हैं ना, ये करीब करीब उसी तरह के होते हैं कि जैसे कोई आपसे आपका मित्र नाराज होकर मुंह फुलाए बैठा है। तो जब भी वो मुंह खोलेगा, ये उम्मीद मत रखिएगा कि वो अपना विचार बदल लेगा या अपना मन बदल लेगा। तो चुप्पी उसने इसीलिए साधी है कि आप थक जाओ पहले, उसके बाद वो अपनी वाली करेगा। A market that has run sideways will very likely resume the ongoing trend before the sideways movement. तो जब तक 4080 के नीचे S&P का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, मैं अभी भी 4500 की S&P के अनुमान पर हूं। और इन सारी चीजों को देखते हुए भले ही निफ्टी की चार्ट एक जलेबी की तरह या इमरती की तरह भी गोल गोल सबको दोनों तरफ घुमा रही है, बायस तेजी का सौदा ही खोजने का बनता है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। बाजार पर नजरिया, एनर्जी पैक और साथ ही आपने ग्लोबल मार्केट्स पर भी अपना नजरिया बता दिया, लेकिन रिलायंस में एकाएक क्या हो रहा है? वैसे तो हर रोज ये बाजार को संभालने का काम करता है, लेकिन आज की ये एकाएक आई हुई तेजी, अभी कुछ मिनटों पहले एक सडन अपसर्ज आया है, इसे एक बार देखें और बताएं आपकी राय क्या होगी। ये रिलायंस में हमें तो कुछ एकाएक लग नहीं रहा है। जब ये 2400 2450 के स्तर पर था और हमारी आपकी वार्ता हो रही थी, ये देखिए यहाँ ये जो डाउन ट्रेंड से निकला था, कि अभी तो रिलायंस ही सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर होगा। आज के 20 साल पहले के बाजार में कहावत थी, रिलायंस की तेजी छेली तेजी, कि जब रिलायंस की तेजी हो इसका मतलब समझ लो कि सारे स्टॉक चल चुके हैं, रिलायंस आखिरी है। पर पिछले 3-4 साल में रिलायंस ने वो पूरा माहौल बदल दिया है। अब रिलायंस की तेजी छेली तेजी नहीं है, रिलायंस की तेजी पहली तेजी। रिलायंस पहले ही बढ़ जाता है और हमने यहाँ डिस्कस भी किया था कि कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि रिलायंस न्यू हाई पे चला जाए और निफ्टी तब तक भी 17,400 तक नहीं जाए। तो अब ये 17,400 निफ्टी के आने के पहले रिलायंस वहां जाके इंगित करेगा कि अगर रिलायंस न्यू हाई पे है तो निफ्टी को तो कम से कम 17,400 तक तो आने दो। तो ये इन लाइन ही है और काफी बढ़ चुका है। ये 2415 वाला अगर आज 2800 के करीब करीब अब है, तब आखिरी के 100-125 रुपए हैं और रिलायंस मेरे को लगता है 2900 तक जाने के बाद विश्राम लेगा और बाकी के छोटे स्टॉक्स के भागने के लिए जगह खड़ी करेगा। ठीक है सुशील जी, रिलायंस जैसा है या फिर इससे भी कुछ और बेहतर वाला शेयर भी तो होगा ना आपके पिटारे में? जरा खोली पिटारा। हमारे पिटारे में समस्या इस वक्त ये हो रखी है कि बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। तो कुछ दे दीजिए सर, बहुत सारे में से कुछ दे दीजिए, हम कुछ के भी कुछ ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम मान लीजिए किन शेयरों पर अभी हमें काम करने का मन नहीं है, इनको आप लैगार्ड समझ लो कि अभी तक फार्मा के सारे स्टॉक्स ने एकदम जैसे पूरा सेक्टर टाइट होकर के तैयार हो जाते एक्सप्लोड होने के लिए वो रंग नहीं बनाया है। ऑयल एंड गैस के भी स्टॉक्स थोड़े मिक्सड अप हैं इस वक्त। आपकी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आईओसी ने मिस कर दिया है, तो देखिए एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल में बहुत बड़ा इन्वेंट्री गेन है, आईओसी में उस लेवल पे इन्वेंट्री गेन नहीं है, पर फिर भी आईओसी की चार्ट ब्रेकआउट होकर तैयार है। और मैं फार्मा के अंदर इस वक्त सिर्फ इक्का लैब और कुछ हद तक मैं टोरेंट फार्मा, इन दो के अंदर एक अच्छा बाई सिग्नल देख रहा हूँ। बाकी के डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ऑलरेडी इंडेक्स मैनेजमेंट बड़े स्टॉक्स में चल रहे हैं शनह। बाकी के फार्मा स्टॉक्स पर अभी कोई बहुत ज्यादा दांव लगाने जैसा चित्र नहीं बना है और इनको आप छोड़ दो। और ऑटो चूंकि ऑलरेडी मिक्स्ड अप स्पेस है, मारुति हो सकता है 8,200 के ऊपर नहीं जाए तो उसको शॉर्ट करने की भी लिस्ट में रख ले। आईटीसी भले हमारा 350 का भी ध्यान है, हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ओवरनाइट कुछ रात को शॉर्ट रखना चाहिए। हम हो सकता है आईटीसी को 240 की मंदी के लिए खेलने की कोशिश करेंगे स्टॉक के साथ, पर इन्वेस्टर्स के लिए 350 अगला गोल। अगर आप 240-45 तक का डिप बर्दाश्त कर सकते हो और बाकी आपको जो जी में आए आप ले लो। पूरा आईटी पैक तैयार है एक्सप्लोड होने के लिए ऊपर, ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। विद इन ऑटोज में रखता है टाटा मोटर्स भी, अगर निफ्टी पे अगले 1000 पॉइंट की तेजी बन जाएगी तो टाटा मोटर्स में 100 रुपया बढ़ जाएगा, ये एक अनुमान है हमारा। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की जो पिटाई हो चुकी है, चाहे आप इंश्योरेंस के स्टॉक्स ले लीजिए, चाहे आप एएमसी को ले लो, चाहे आप एसबीआई कार्ड्स को ले लो, या ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग कंपनी से मुथूट मन्नापुरम को जिस बेरहमी से मतलब चार्ट को कुचल दिया गया है, ये अब एकदम जैसे उपद्रवी तरीके से उछलने को तैयार हैं। तो अब आप चाहे इसे बेयर मार्केट रैली का नाम दो, वे बजाज फाइनेंस भी अगर यहाँ से 35% अगर बढ़ जाएगा आप उसे रैली बोलो या बुल मार्केट बोलो, एक ट्रेडर के लिए 30 से 35% की चाल बहुत बड़ी होती है। तो बैंक्स भी ब्रॉडली सारे ठीक हैं। तो जो सबसे ज्यादा संवेदनशीलता, वैचारिक संवेदनशीलता फाइनेंशियल्स के प्रति थी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आश्चर्य वो प्रकट कर देंगे सबके लिए। और आईटी तो आप फार्मा और स्टील में थोड़ा सा पीछे रहे
और बाकी जिस किसी सेक्टर में आपको जो ठीक लगे आप लेके व्यापार कर सकते हैं। पूरा बाजार तैयार है। और इस बीच में अगर निफ्टी 16,150 हो जाती है, 150-200 पॉइंट की जगह रखी है, 17,400 का अगला पड़ाव नीचे 16,150 तक की जगह। 3 बजे में जाना ना। बैंक निफ्टी में आप 34,500 से लेकर 37,500 की जगह बना के रखो। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कभी भी अलट पलट हो जाते हैं। सुशील, अपने पिटे हुए की बात की तो मुझे सीमेंट याद आ गया। क्या जबरदस्त पिटाई हुई है सीमेंट में लास्ट 1 महीने में। कुछ अच्छा लग रहा है वहां पे, या अभी शॉर्ट लॉन्ग किस तरफ रुझान बढ़ना चाहिए या नहीं? थैली एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ कीबोर्ड पर रखिए और किसी भी समय जब यहाँ ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए, अक्रॉस द बोर्ड जो जी में आए ले लीजिए। मेरे को लगता है सीमेंट में जो आश्चर्यचकित कर देने वाला ऊपर का मूवमेंट जो तैयार हो रहा है, और ये जैसे ही ट्रिगर हो तो जो बाएं हाथ में थैली है उसको कीबोर्ड पे उड़ेलिए और सारे सीमेंट के स्टॉक्स पकड़ लीजिएगा। ये कभी भी दिन 2-1 में इस तरह की चाल जब शुरू हो जाए तो चलती गाड़ी पे चढ़ना है। मेरे को 25 से 30% तक का उछाल अधिकतर सीमेंट के स्टॉक्स में नजर आता है। जो 2 सीमेंट की बड़ी कंपनियों का टेक ओवर होने से प्राइस फिक्सिंग सा हो गया है, वो नीचे भी नहीं आ पाई है। तो चाहे वो ग्रासिम है, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो सकता है 40% ऊपर चला जाए, ओरिएंट सीमेंट 45% ऊपर चला जाए, श्री सीमेंट 25-30% ऊपर चला जाए। तो सीमेंट बिल्कुल कूट पीट दिया गया है, पतित पावन सीताराम सेक्टर है। और आने वाले 2 क्वार्टर्स में क्या पता सीमेंट के भाव कहां पहुंच जाए और उससे मुनाफे के अनुमान बदल जाएंगे। तो जो सतह पे दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला है वो दिखता नहीं है, और वो सारी चीजें चार्ट पे स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं। इसलिए चार्ट की मासूमियत से हमें सीमेंट बिल्कुल लेना लगता है। बिल्कुल सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर, साथ ही सेक्टर्स पर, ग्लोबल मार्केट्स पर इनफैक्ट ओवरऑल अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सीमेंट सेक्टर पर ही सुशील की राय रहे थे, आज सुबह भी हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज क्रेडिट स्विस से जितेंद्र गोहिल जुड़े और उन्होंने भी सीमेंट सेक्टर पर ही अपना नजरिया बताया था। आइए आपको सुनाते हैं। सीमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर अभी है एनालाइज करने के पर्सपेक्टिव से। एक तो अभी वहाँ पे कंपटीशन बढ़ी है, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री किया है और केपेक्स अनाउंसमेंट भी हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड अभी हम मॉनसून की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वी कॉल इट एज अ स्लैक सीजन, जहाँ पे मॉनसून में सीमेंट की डिमांड जनरली कम रहती है। तो हम नियर टर्म में डेफिनेटली एक प्रेशर बना रहा है सीमेंट पे। दूसरा, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, सीमेंट सेक्टर ग्लोबली इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट। एक कमोडिटी है जो बहुत ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं होती, अगर नए प्लांट है तो आपका कॉस्ट नीचे रहेगा, बट ओवरऑल इट्स अ कमोडिटी बिजनेस और इसमें इंडिया का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द ग्लोबल सीमेंट कंपनीज। एंड अभी जो डील हुई है उसके वजह से जो सीमेंट की वैल्यूएशन है वो हमें लगता है अभी कैप हो गई है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि अभी यहाँ सेक्टर पे और भी कंसोलिडेशन होगा। तो नियर टर्म आउटलुक यस वीक है, बट एक बात है कि अगर यहाँ से अगर एनर्जी प्राइसेस स्टार्टेड अगर वहां से गिरना शुरू होते हैं तो फिर ये सेक्टर वापस फेवर में आ जाएगा, बिकॉज इनका जो मेजर कॉस्ट है वो फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो आई थिंक अगर सीमेंट प्राइसेस को करेक्ट हुए हैं और अगर मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना है तो आई थिंक एनर्जी प्राइसेस को नीचे आना बहुत जरूरी है। खुश, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक समय पे काफी पसंदीदा स्टॉक था बाजार का। बड़े बड़े दिग्गज मिस्टर पाबराय, मोनीश पाबराय और न जाने कौन कौन इसमें बैठा है, लेकिन करेक्ट हो गया था। आज 4-5% ऊपर है। इसका चार्ट आप जरा खोल के रखिए। मैं व्यूअर्स को एक बार सौमित से सुनवाता हूं कि इसके अंदर ऐसा क्या हुआ फंडामेंटली आज कि एक्साइटेड हो गया ये स्टॉक, फिर चार्ट चेक करेंगे आपके साथ। सौमित।
IEX स्टॉक एक फोकस में रहेगा क्योंकि CERC का एक नया ऑर्डर आया है जहां पे वो उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करंटली अगर आप देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो बेचती है वो सिर्फ 11 दिन तक का ही बेच सकती है, बट CERC के नए ऑर्डर के हिसाब से वो अब 1 महीना और 3 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकते हैं आगे चल के। इससे क्या होगा कि कंपनी के जो एक्सचेंज है उसमें वॉल्यूम्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को, स्ट्रीट को, और उसी दम पे हमें शेयर प्राइस में ये गेन्स दिख रहे हैं। अब बेस्ड कैसे ये डिमांड रहता है 1 महीने और 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का और कुछ और कंडीशंस के दम पे CERC आगे डिसीजन भी ले सकती है हाफ ईयरली और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का, बट अब तक उस पर कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। फिलहाल तो कंपनी सिर्फ 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकती है। अभी उनको जो परमिशन पहले अलाउड था वो सिर्फ 11 दिन का था। खुश 5.25% अब ऊपर हो गया है IEX। सुबह हमने दिलवाया था जब हमने अपने व्यूअर्स को ये डिस्कस करवाया था और इसकी न्यूज़ वगैरह फ्लैश की थी तो 2% 3% ऊपर था। अभी अगर किसी ने ले रखा हो तो क्या करना चाहिए? इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इसमें हमने बेस बनते हुए देखा है 174 175 लेवल्स के आसपास, वहां से हल्की सी पॉजिटिविटी थी और फिर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था कल जो 183 के जो जोन्स है वहां तक स्टॉक को लेके गया था। आज ये पॉजिटिविटी बरकरार है, मेंटेन है और अच्छा फॉलो थ्रू आ रहा है। तो स्टॉक में जो हम डाउन ट्रेंड देख रहे थे मे बी अ प्रीएम्प्टिव, बट कहा जा सकता है कि शायद एक बॉटम बनते हुए दिख रहा है। एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। इसे स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 182 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ये जो रेजिस्टेंस लेवल जिसने ब्रेक किए हैं यहाँ से स्टॉक और एक अपमूव दिखा सकता है व्हिच कैन टेक इट टू 195 लेवल्स। सो मोमेंटम अच्छा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे राइड करिए। ओके ठीक है, तो अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेयर आपको IEX अभी भी दिख रहा है, होल्ड करके रख सकते हैं। एक्चुअली कई दिनों से पिट रहा था शेयर, आज जैसे ही इसके अंदर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चेंजेस होने की खबर आई तो ये शेयर ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली करवाता हुआ आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज गैस के शेयर्स में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। IGL 2-2.5% फिर से ऊपर आ गया है और इससे पहले हमने गेल वगैरह भी देखा, हमने वहाँ पे अच्छा मूवमेंट है। एक और शेयर जो मेरे लिस्ट में बार बार मेरे को दिख रहा है वो है पेट्रोनेट LNG, आज उसके अंदर भी हरा निशान है। और एक शेयर है बायोकॉन जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डी मार्ट के अंदर भी आज 2 से 2.5% की तेजी है। मैं सारे शेयर्स आपको इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि सारे शेयर्स कभी ना कभी आपको स्क्रीन पे अब दिखने लगे हैं, पहले शेयर नहीं दिखते थे, यानी कि ये ट्रेंडिंग शेयर्स नहीं थे। एवेन्यू सुपरमार्ट, एक बार इस पर आपके रिकमेंडेशन चाहिए नागराज, इस पर क्या करना चाहिए हमको? जी हाँ, डीमार्ट एक छोटा सा डिक्लाइन डाउन ट्रेंड के बाद एक बेस बनाता हुआ दिख रहा था और 2 दिन से, और आज एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस 3700 के आसपास से आ रहा है। मेरे ख्याल शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा मौका है बाई करने के लिए। इवन वॉल्यूम और RSI पैटर्न भी थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है और एक थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, अराउंड 3950 तक नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं आगे दिनों में, और 3700 का एक जो निचला स्तर है उसका स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। एक और शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या ये शेयर क्या है? तो आज का हीरो है, सुपरस्टार है। अगर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर नहीं होता तो मजाल थी 16,400 के ऊपर आज आप क्लोज भी करके जाते, क्योंकि सुबह का डाटा इंडिकेट ही नहीं कर रहा था कि 16,400 आ जाएगा, न केवल आएगा बल्कि इसको पार भी कर जाएंगे। तो रेंज का मार्केट था, लग रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत अटेम्प्ट होगा 350 पौने 400 तक का, लेकिन ये फेल हो जाएगा वापस से। लेकिन आज रिलायंस ने फेल नहीं होने दिया। राजेश जी, इसको BTS करके चले जाएं क्या, या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? 2800 के आसपास आ चुका है ये शेयर। देखिए, रिलायंस बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू रखना चाहिए। अपवर्ड मोमेंटम हमें लगता है कि यहाँ से कैरी होते हुए दिखेगा। तो रिलायंस का जो सेटअप है बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे कैरी ही करना चाहिए BTST पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें लगता है पोजिशनल टारगेट तो इसके 2850 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2760 का, और अपसाइड के टारगेट 2850 तक के लिए हमें लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी और इसका ही कंट्रीब्यूशन रहेगा निफ्टी को यहाँ से फर्दर। और ब्रेकआउट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी में 16,500-550 की रेंज का, वो रेंज के ब्रेकआउट के लिए भी रिलायंस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अहम रोल प्ले करेगा और हमें लगता है कि यहाँ से तेजी अगले सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ये तो क्लियरली राय मिलती हुई रिलायंस पर। इनफैक्ट रिलायंस की तेजी जो है आज के सत्र में काबिले तारीफ जरूर है। लेकिन राजेश जी, कैंप्स पर आपने अपनी राय दी, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है फोकस में जरूर नजर आ रहे हैं, और BSE के स्टॉक प्राइस पर क्विकली अपनी राय दीजिए क्योंकि वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हम देख रहे हैं। तो मानसी जी, देखिए BSE में भी जरूर तेजी का ट्रेड आज के सेशन में बना है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक करेक्शन जरूर चलते हुए दिख रहा था, लेकिन अब जो लोअर साइड से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में
765 770 का रेंज लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव ये स्टॉक पे पिकअप होते हुए दिखेगा। तो स्टॉक एक साइडवेज करेक्टिव मोड में अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है बीएसई के, तो ये बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है। यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह है। 690 के आसपास के हमारे पोजिशनल स्टॉप लॉस है और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट पोजिशनल बेसिस पे 840 850 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। कुल और चलिए हमारे साथ हमारी एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई से, ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बाजार की चाल जिस तरह हम देख रहे थे फर्स्ट हाफ में जितनी कमजोरी थी, अब देख रहे हैं बाजार उतने संभलते हुए 16,400 के पार निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज की तेजी आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। इसमें अगर हम निफ्टी की चाल की बात करें तो आज पूरे दिन में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखा है कि कारोबार जो है वो बहुत ही धीमा चल रहा था। बट अगर हम अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ से हमें काफी सारा एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं काफी बुलिश हूँ और दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर हम 30 मिनट्स पे चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई के साथ भी हमें देखने को मिला था। तो दोनों में ही एक काफी अच्छा मोमेंटम जो देखने मिला है उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए बैंक निफ्टी के अंदर हम करंट लेवल से एक और फ्रेश बाइंग की पोजीशंस देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलर लेवल की तो यहाँ पे 16,480 का लेवल जो है उस पे खास करके मेरा ध्यान रहेगा कि इस लेवल के ऊपर अगर जो हमें क्लोजिंग मिल रही है तो निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करी जा सकती है। बट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी को देखते हुए करंट लेवल से इसके अंदर हम बाइंग करेंगे और ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी में हमें जो पहले टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो 35,400 तक के मिल रहे हैं और उसके बाद एक हम वापस से इसमें फर्दर रिव्यू करें तो हमें और ऊपर की तरफ 35,790 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। बसीर साहब, आपका वेलकम करने का जो म्यूजिक है ना बड़ा लाउड है, बड़ा जबरदस्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार सर आ गया ऊपर आज तो, और अच्छा ऊपर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। आज निफ्टी ने तो मतलब आज जितने भी हम एक्सपर्ट से सुबह बात कर रहे थे देख के लग रहा था कि शायद 16,200 को प्रोटेक्ट करने का ज्यादा जोर लगेगा, लेकिन आज तो 16,400 एक झटके में पार हो गया। सर आगे की दिशा भी दिखाइए जरा। आप सुबह तो एनालिस्ट 14,000 की बात कर रहे थे और मैं वेट कर रहा हूँ 14,000 या 15,000 जो भी आपको नंबर है कब आएगा। नंबर देने में क्या जाता है सर, नंबर देने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हौसला बढ़ाने में बहुत कुछ जाता है। और आपको पहले 17,000 आएगा फिर देखेंगे 14,000 या जो भी आपका नंबर है। तो एनालिस्ट भी है, टेक्निकल भी है। वो मेरा नंबर नहीं है बसीन जी, वो मेरा नंबर नहीं है, वो क्रिस वुड साहब का नंबर है, वो जेफरीज वालों का नंबर है। वो कह रहे हैं 14,000 आ जाएगा, मैंने नहीं बोला, मैंने तो उनकी बात आप तक पहुंचाई बस, मेरा नंबर नहीं है। मैं तो कहीं एनालिस्ट कहीं जाते हैं वो तो उनको तो आपको सबको कदर देनी है जो जिसका है, जिसका जो मनी मैनेज करता है। बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीबॉडीज नेम और एनीथिंग। ऑल आई एम सेइंग इज इफ यू डोंट बाय द फियर देन यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। कल आपसे बेचा नहीं गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, आज आपसे खरीदा नहीं गया, तो अब आप देखते रहेंगे तो फिर आप वेट करते रहिए। जब 14,000 आए तब आप देख लेना, कोई खरीदने वाला नहीं होएगा क्योंकि 10,000 के टारगेट आ जाएंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं 17,200 पहले आएगा फिर देखेंगे। आपको अपडेट दे दूं, गेल आईएक्स 186 हो गया, बंधन 334, एचएएल 1875 और लाल पैथला बड़ी जोर से आपको कहा था 60 रुपए डिस्काउंट है, 2112 बिक गया। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए ना। आप पहले सुबह तक बता दूं, मैंने आपको अंबुजा कहा था, अंबुजा आउट परफॉर्मर है एंड सो इज सेल। टाटा स्टील वीक है, आज का लो उसका आप स्टॉप लॉस रखिए 990 का, लेकिन टाटा स्टील 1075 जाएगा 2 या 4 या 5 दिन में मैक्सिमम। आज के पिक्स हैं सर, बाटा इंडिया लीजिए, बाटा इंडिया लीजिए 1740 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1700, टारगेट ऑफ 1800 to 1820। इसमें जो एक सेल ऑफ था बिकॉज ऑफ सम स्टेक सेल दैट इज डन, बाटा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। और आप देख ही रहे हैं जो फॉर फुटवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। सेकंड बाय इज इंडसइंड बैंक,
आई थिंक इंडसइंड बैंक फिट्स द बिल परफेक्टली, सीवी से सबसे बड़ा लेंडर है और मेरे को लगता है उसका जो डिपॉजिट है कासा रेशियो इट्स ओनली इंक्रीजिंग। 918 रुपए में लीजिए, 900 का स्टॉप लॉस, 940 से 42 का टारगेट। संजीव जी, आपके रेकमेंडेशंस तो हम नोट कर ही रहे हैं, लेकिन आईएक्स पर भी एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज एक खबर आती हुई दिखी, कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी जो है वो दे दी है, और इसी के चलते जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क में जो एक चेंज आता हुआ दिखा, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया कई दिनों से, लेकिन आज एकाएक तेजी नजर आई। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, मोनोपोली बिजनेस है, जितनी टर्नओवर होएगी, और आप जानते हैं पावर में इतना ज्यादा जितनी भी एनर्जी का एक्सचेंज है, और ये तो कॉल ऑफ द फ्यूचर है। ऑल कमोडिटीज और स्पेसेस विल हैव एक्सचेंजेस व्हिच विल मॉनिटर देम सो दैट बायर्स एंड सेलर्स कैन ऑलवेज बाय एंड सेल। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आईएक्स इज हेडेड टू 250 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये गर्मी कम होएगी, आपको देखेंगे कि गवर्नमेंट भी ढील देगी, और अब जो अपसाइड कैप किया हुआ है, फ्री लेंडिंग, फ्री बाइंग सेलिंग होगी, तो इट विल डू वेल। जी क्विकली, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया आप क्या रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कैम्स भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है, बीएससी, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट काफी पॉजिटिव नजर आती है। हाँ, तो बिल्कुल, जो एनीथिंग रिलेटेड टू जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या लोकल इन्वेस्टर है, चाहे वो डिपॉजिटरी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एएमसी हो, आई थिंक वो ऑल अच्छे स्पेस में है। थोड़ी सी अटकली आई थी बिकॉज ऑफ द एक्सेस एंड द एबी कैपिटल इशू, बट वो भी आई थिंक विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डाई डाउन। दीज आर रेयर अकरेंसेस व्हिच विल कम। द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज द रिटेल इन्वेस्टर। ओके, ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दो शेयर दिए हैं सर ने, एक तो बाटा इंडिया दिया, दूसरा इंडसइंड बैंक दिया है। इन दोनों शेयर्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो हम ट्रेडिंग कॉल वापस से दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। कोई भी शेयर का टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स अच्छे से मानिएगा, चलिएगा, क्योंकि प्रूवन लेवल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीटागढ़ वैगन के मैनेजमेंट के तौर पर आज हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर उनके उमेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक्चुअली मैं आपसे इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सरकार ये 76,000 करोड़ रुपए कुछ डिफेंस से ऑर्डर दे रही है, और आपकी कंपनी में भी डिफेंस का ठीक ठाक ऑर्डर साइज है, तो मेरे को जरा बताएंगे इससे कितना बेनिफिट निजी तौर पर आपको हो सकता है अगर ये 76,000 करोड़ रुपए की सरकार ऑर्डर बांटती है सभी को? तो जी वो कह पाना बड़ा स्पेक्युलेटिव होगा, बिकॉज हम जिस एरियाज में हैं उस एरियाज में हम हर बिजनेस में पार्टिसिपेट, हर अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि हम एक कंपनी, यूनिक कंपनी है जो कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे के पूरी तरह से समर्पित हैं, और हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी दिशा में, और जो प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता की एक सोच है और एक मेक इन इंडिया की सोच है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आजादी के बाद भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी किसी ने प्रदान किया है। और आज हमारी जैसी कंपनी अगर एक छोटे वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आगे बढ़ करके विश्व स्तर पे जाने की सोच रख रही है या विजन रख रही है, तो ये इसी कारण से है क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, हम मेक इन इंडिया नहीं कर पाएंगे, तो हम विश्व में कहाँ से जा पाएंगे। सो हम बिल्कुल इस जितने, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो रेलवे है, हमारी जितनी सेगमेंट जिसमें कि हम आज के दिन प्रेजेंट हैं, वो सारे सेगमेंट्स में हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंतर्गत जितने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसमें बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर चौधरी, आपके ऑर्डर बुक की सिचुएशन भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक अगर देखें 15,100 करोड़ की है, और इनफैक्ट इंडियन रेलवेज की तरफ से भी करीब 7,800 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पर कंपनी ने जीते हैं। ऑर्डर बुक शेप अप होती हुई आगे कैसी नजर आ रही है आपको? मैं बहुत संतुष्ट हूँ जिस तरीके से हमारी ऑर्डर बुक का प्रोग्रेशन हुआ है। और मैं पब्लिक डोमेन में मैंने कहा था पिछले साल कि हमारी इंडियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक की टारगेट 5,000 करोड़ की थी,
जो कि हमने डबल कर दी है। हमने हमारी आज इंडियन ऑपरेशंस की ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ की रेखा पार कर चुकी है। और जहां तक इटली का सवाल है, वहां करीब 500 मिलियन यूरो के हमारे ऑर्डर्स हैं। मेरा मानना है कि अब हमारा जो फोकस होगा वो ऑर्डर बुकिंग, सिलेक्टिव ऑर्डर बुकिंग की तरफ होगा, ना कि ब्लाइंड हम ऑर्डर बुकिंग अपनी बढ़ाते चलें, क्योंकि एक सामंजस्य बना करके हर डिवीजन के लिए, हर बिजनेस यूनिट के लिए एडिक्वेट वर्कलोड लेना जरूरी है। तो इटली में, हमारी यूरोपियन सब्सिडरी में हमें और अग्रेसिवली ऑर्डर्स बुक करने पड़ेंगे। और जहां तक भारत का सवाल है, वैगन में हमारी कैपेसिटी काफी हद तक अभी बुक हो गई है। अब हम फ्रेट, ये ट्रांजिट में और एसपीडी की तरफ ज्यादा ऑर्डर बुकिंग का हमारा टारगेट रहेगा। बिल्कुल मिस्टर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। राजेश जी, टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और इनफैक्ट अगर देखें स्टॉक भी 6-6.25% तक की तेजी दिखाते हुए आज अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। आपकी राय टीटागढ़ वेगन्स पर बताएं। तो मानसी जी, देखिए स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें आज का स्पेशली जो मूव बना है, इसने जो स्टॉक में 50 डे 100 डे इवन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक में अगर 104 रुपए के लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो अपसाइड में हमें लगता है 115 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 115 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड पे। अगर वो लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके जो बनते हैं वो करीब 130 तक की भी तेजी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी यहाँ पे हम 104 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह देंगे और 115 का पहला टारगेट हम जो एक्सपेक्ट करें वहां पे अगर स्टॉक आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। क्या तो ये रहा एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो उसे इंटैक्ट रखें टीटागढ़ वेगन्स पर। लेकिन अब रुक कर लेते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। जीएसटी पर बना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन और हेल्थ पर छूट जारी रखने की सिफारिश यहां कर सकता है। वहीं इंफ्रा सपोर्ट पर छूट वापस लेने की सिफारिश भी हो सकती है। पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं, डिटेल्स लेकर मेघना मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, बताएं क्या खबर है। जी, जो जीएसटी जीओएम है रेट रैशनलाइजेशन पर जो अभी अपनी फाइनल रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट जब सबमिट करेगा उसके बाद जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होगी इस मीटिंग में जो इस मंथ होने वाली है। लेकिन जो अभी जो सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि जो जीएसटी में जो एग्जेम्पशंस होते हैं सर्विसेज पर, उसमें जो हेल्थ और एजुकेशन पे एग्जेम्पशंस हैं वो ये जीओएम सजेस्ट कर सकता है कंटिन्यू रखने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज हैं उन पे विड्रॉल इन एग्जेम्पशंस का सजेस्ट कर सकते हैं। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि जो मेजर्स ये जीओएम सजेस्ट करेगा उससे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख करोड़ पर एनम जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है जब ये मेजर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे उसके बाद। तो हम जानते हैं कि जुलाई के बाद जो कॉम्पनसेशन जो स्टेट्स को मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो ये 2 to 3 लाख करोड़ जो इंक्रीज होगा जीएसटी रेवेन्यू में वो दोनों सेंटर और स्टेट्स के रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। तो ये बड़ी मदद होगी स्टेट्स के लिए। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर पे जो इन्वर्जन ऑफ ड्यूटीज अभी करेंटली है, जो कि इन जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली 18% पर है और 5% पे फिनिश्ड गुड्स हैं, तो इस पे जीओएम ये सजेस्ट कर सकता है कि ये रेट्स ऐसे ही कंटिन्यू रखे जाएं, लेकिन जो आईटीसी मिलता है उसको बंद कर सकते हैं। ये सजेशन जीओएम की तरफ से आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी अभी इस समय आ रही है कि जो जीओएम की रिपोर्ट फाइनलाइज होगी उसमें ये थोड़े बड़े सजेशंस आ सकते हैं कि सबसे पहले कि एग्जेम्पशन जो हेल्थ एजुकेशन पर वो कंटिन्यू किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज पे वो विड्रॉ किया जाए, और दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर पे आईटीसी को रोककर करंट रेट्स कंटिन्यू करा जाए। और ये सारे जो मेजर्स हैं जो इंप्लीमेंट होंगे 2 to 3 लाख करोड़ पर एनम का रेवेन्यू इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार कुछ हद तक बूस्ट कर रही है अलग अलग सेक्टर्स को। वो तरीके गवर्नमेंट के अलग अलग हो सकते हैं। कईयों में टैक्स की छूट मिलती है, कईयों में पीएलआई सरकार लगा देती है, में कुछ हद तक ड्यूटीज़ को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। तो कुल मिला के सरकार ज़्यादातर सेक्टर्स पे अब टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए कुछ बदलाव करने की ज़रूरत भी कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक शेयर, कल आपको ध्यान होगा पीएनबी हाउसिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और ये खबर आई थी कि 500 करोड़ रुपए का राइट इशू लेके आने वाले हैं। कल तो शेयर था 3 से 4% ऊपर। आज आप इस शेयर के मूवमेंट देखिए हुए है 13% ऊपर। 2 दिन के अंदर ये शेयर कर 20% चला और 12 बजे के बाद तो पता नहीं इसको क्या हुआ, रॉकेट हो गया एकदम से शेयर, और ये 15% भी ऊपर आके ट्रेड कर रहा है।
राजेश जी जरा बताइएगा इसमें करें क्या अभी? ये 15-20% हो गया 2 दिन के अंदर, ये इसका नेचर नहीं है? पीएनबी हाउसिंग ऐसे चलता नहीं है 20% 2 दिन। तो काफी बड़ा करेक्शन डिम्पी जी स्टॉक में हमने देखा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 900 रुपए से ऑल द वे करेक्ट होते होते अगर स्टॉक में देखें 300 रुपए तक का करेक्शन बना है। अब एक ओवरसोल्ड जोन से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे आया है, स्पेशली कल के सेशन में और आज फॉलोअप एक्शन जो आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 370 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके ऊपर अगर ट्रेड करता रहा तो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है वो 450 रुपए तक का हमें लगता है अपसाइड का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो 370 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। फ्रेश भी बाय कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी 5-7 रुपए का अगर कोई डिप मिलता है तो इसको ऐड करें 370 के स्टॉप लॉस से 450 के टारगेट। लेकिन ये पोजिशनल होगा क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये थोड़ा सा बाय एंड होल्ड कैटेगरी का स्टॉक है। तो इसको होल्ड का भी ठप्पा लगा देते हैं, इसमें बाय का भी ठप्पा लगा देते हैं। जिनके पास पड़ा वो तो होल्ड करें और जिनको बाय करना है वो बाय भी कर सकते हैं। ये रेंज आपकी स्क्रीन पे आ गई है, 450 का टारगेट, 370 का स्टॉप। अब ये 450 का टारगेट तब जचेगा जब आप थोड़ा सा उसको और नीचे खरीद लेंगे तो आपका रिस्क रेट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पूना वाला फिनकॉप, ध्वनि आप जरा इसके चार्ट खोलिएगा पूना वाला फिनकॉप के। जैसे ही कोविड आता है ना, पूना वाला फिनकॉप चलने लगता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कोविड से, लेकिन फिर भी ये शेयर चलता है। इसकी वजह इसके नाम आगे जो लिखा हुआ पूना वाला, क्योंकि वो ही जिन्होंने दवा बनाई है कोवैक्सीन की, वही प्रमोटर्स अब पूना वाला फिनकॉप के भी प्रमोटर्स हैं से एक है। तो आप जरा मेरे को देख के बताइएगा, 3-3.5% ये शेयर ऊपर आया है। ये लास्ट का क्लोजिंग वाला जो कैंडल्स है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कैरी फॉरवर्ड यानी कि BTST का सौदा है क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट को देखें तो नीचे के साइड में हमें काफी एक अच्छा सा इसमें बाइंग जो पावर है वो देखना मिला था 217 के लेवल के पास। यहाँ पे स्टॉक ने उसके बाद एक हायर लो फॉर्मेशन बनानी शुरू करी है और स्पेशली जब हम इसको 30 मिनट पे देखते हैं तो इसका जो लास्ट हमें एक मूव देखने मिला है 2 बजे के बाद से, तो हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें विटनेस करने को मिला है। डेफिनेटली इसको इस लेवल से हम लोग BTST के लिए ले सकते हैं और इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल तक हमें इसमें सबसे पहले 260 और उसके बाद 265 तक के भी एक टारगेट देखने को मिलेंगे। पूना वाला फिनकॉर्प पर डिम्पी ने जबरदस्त डिस्क्रिप्शन भी बताया कि क्यों कोरोना के केसेस बढ़ने पर पूना वाला फिनकॉर्प के स्टॉक प्राइस में सिर्फ प्रमोटर का एंगल और कोई लेना देना नहीं। ये तो एक फाइनेंस की कंपनी है, मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करती थी, इसका नाम बदल के पूना वाला फिनकॉर्प हुआ। तो चलिए ये है पूना वाला फिनकॉर्प पर राय। लेकिन इस बीच वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर, राजेश जी इस पर अपना नजरिया बताएं। आज हम देख रहे हैं करीब 5% के अप मूव्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए टेक्निकली चार्ट्स आपको दुरुस्त लग रहे हैं? बिल्कुल मानसी जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसका। अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है तो ये 3rd-4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 2550 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, इसको बाय जब भी कोई करेक्शन मिलता है तो इसको ऐड करें। 2390 स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट 2500 और 2550 तक आते हुए दिख सकते हैं वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर। खुश आप जरा ना कोल इंडिया के चार्ट खोल के रखो। आप 198 पे चल रहा है, मेरे को इससे रेट नहीं पता करना 200-250 कितना हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक खबर रखता हूँ, उस खबर के हिसाब से मेरे को बताइएगा इसका बेस कितना तैयार हो गया है। फिर हम टारगेट तो आपसे पूछ लेंगे, बेस आपको चेक करना होगा। हाँ आप ये बताइएगा, मैं आपको जरा खबर पहले पता करवाता हूँ क्योंकि कोयले की किल्लत है देश में। अब सरकार ये तक सोच रही है कि कोयले का इंपोर्ट किया जाए, उसके लिए कोल इंडिया ने बकायदा टेंडर तक निकाल दिया। देश की बड़ी कंपनी है, विश्व की बड़ी कंपनी में से कोल इंडिया है, उसके बावजूद उसको टेंडर निकालना पड़ रहा है कि विदेशों से कोयला लेके आएंगे क्योंकि देश में कोयले की कमी ना हो जाए। प्रकाश यही खबर है ना, कोल इंडिया में टेंडर निकाल दिया है कोयला मंगवाने का।
देखिए देश में तमाम पावर प्लांट्स के पास कोयले की दिक्कत है, स्टॉक लेवल उतना नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है, और इन सब के बीच में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला आयात करने के लिए जो पहला ग्लोबल टेंडर है वो जारी किया है, जो कि 2.4 मिलियन टन कोयले के लिए है, जिसमें राज्यों के लिए और साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आईपीपी जिसको कहते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कोयला जो है आयात किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जब होगी तो कोयले की दिक्कत ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आएगी, कोल प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इन सब के बीच में अगर स्टॉक लेवल पर्याप्त नहीं रहता है तो फिर पावर संकट की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है कोल इंडिया ने, और चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर मंगाए गए हैं। जो डिटेल्स कोल इंडिया ने जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो बिड क्वांटिटी होगी उसमें 30% कम या ज्यादा की व्यवस्था जो है कोयले की वो रहेगी। क्वालिटी पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट्स की वो बनी रहे, और 5000 जेआर थर्मल कोल ग्रेड का जो कोल का जो ग्रेड है उसका इंपोर्ट किया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ टेंडर्स मंगाए हैं, लेकिन साथ ही कई राज्यों ने इस बात की भी अपील की सरकार से कि अलग अलग टेंडर इन्वाइट करने से बेहतर है कि कोल इंडिया ही एक साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पर उनके लिए कोल इंपोर्ट करे, और बल्क कोल इंपोर्ट करने से कीमतों में भी कुछ कमी रखने में मदद मिल सकती है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। कोल इंडिया को इस बात की आजादी है कि उसे जहां भी दुनिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है किफायती दर पर मिले वो खरीद ले, और इस बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 जून है। ठीक है, तो 29 जून एक आखिरी तारीख है। कोल इंडिया बकायदा कोयले का इंपोर्ट करेगी, ये अहम खबर है। खुश आपको सिर्फ ये चेक करके बताना है कि इसका बेस बना हुआ है 192, 193। आप इस बीच चेक करेंगे ना, मैं आपको एक खबर अहम है जो नीचे ब्रेकिंग में आप देख पा रहे हो, पहले वो भी जरा बता देता हूँ, फिर कुछ बताइएगा 190, 192 की इंपॉर्टेंस। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा 18 जुलाई को, ये खबर आ रही है। इससे पहले पार्टी अपना नाम राष्ट्रपति का दे देती है। ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जिसमें एमएलए और एमपी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 18 जुलाई को चुनाव होगा, और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो रहा है। 18 जुलाई को पहले से ही चुनाव हो जाएगा, तो ये डेट आ गई है 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और कार्यकाल जो है 24 तारीख को खत्म हो रहा है, यानी कि पूरी प्रोसेस 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर नए राष्ट्रपति अपना दफ्तर का चार्ज ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वापस कोल इंडिया पे ही आ जाते हैं। प्रकाश हमको बता रहे थे कोयले का इंपोर्ट होगा, हमको ये चेक करना है कि 192, 193 टूटेगा तो नहीं कोल इंडिया पे। खुश जरा बताइए अब आप। देखिए 192, 193 के जो लेवल्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे नहीं दिख रहे हैं। कारण ये है कि इसके पहले हमने काफी बार इस लेवल को तोड़ा है, और इसके नीचे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। और ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अपसाइड, 200 के जो लेवल्स हैं ये इस स्टॉक के लिए काफी समय से रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अगर पोजिशनली इसकी बात करें तो एक जो बहुत अच्छा इसमें बेस बन रहा है वो 180 का है। अगर हम डेटा के चार्ट के हिसाब से देखें तो भी 180 में स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी बड़ा बाउंस दिखाया। और मैं क्विक प्लान्स देख रहा था पुट ऑप्शंस डेटा पे, तो सबसे बड़ा पुट बेस जो है वो भी 180 के आसपास बना है। तो एक स्ट्रॉन्गर बेस जो एज अ बेस एक्ट करेगा इस स्टॉक के लिए वो 180 का होगा। 190 पे भी पुट बेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कंपेयर टू 180। सो पोजिशनली अगर इसे आप बाय करना चाहें और होल्ड करके चल रहे हो तो 180 इज द नंबर दैट यू शुड बी कॉशियस ऑफ। और अगर आपके पास हो तो यहाँ पे जरा सा प्रॉफिट बुकिंग करने को भी आप देख सकते हैं, बिकॉज 200 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बेस भी बना हुआ है। ओके ठीक है, आप कुछ एक और शेयर जरा पता कर लेते हैं, लास्ट में क्लोजिंग का समय। धोनी आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी है क्या? आपसे मैंने पूछा नहीं आपके कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स हो तो। बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरा एक बीटीएसटी काउंटर जो काफी मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है वो है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर्स में हमें काफी टाइम से देखने मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर भी इसने बनाया है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, और मोमेंटम भी इसके अंदर काफी बढ़ चुका है। अभी स्ट्रेंथ भी जो बोले हम ट्रेंड की वो काफी स्ट्रॉन्गर साइड पे है अभी। इसमें करंट लेवल से मेरा एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। ऊपर के साइड में जो सबसे पहला टारगेट इसके अंदर बन रहा है वो 795 का बन रहा है। उसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट 810 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे के साइड में इसे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहेंगे कि इसमें 748 का जो है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए।
बट जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा है इसके अंदर। और 760 का जो लेवल है जो इसने आज अभी हमें इसके ऊपर जो क्लोजिंग मिल रही है वो काफी क्रूशियल लेवल था हमारे लिए, तो क्लोजिंग के हिसाब से भी हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी इसमें मिल रही है। ओके ठीक है, टीवीएस मोटर हमने लेवल्स नोट कर लिए 795, 810, 748, ये कन्विक्शन राजेश सर का भी है। राजेश जी आपकी तरफ से भी एक BTST STBT कोई भी आप एक दे सकते हैं, एक ही शेयर दीजिएगा मेरे को। जी टेक महिंद्रा को यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक साइडवेज यहाँ पे एक मूव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब एक रेंज काफी नैरो रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टेक महिंद्रा में यहाँ से अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में 1140 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1125 का और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं माना चाहिए करीब 1165 से 1175 तक के। तो टेक महिंद्रा BTST रहेगा और अदर इसको कैरी भी करेंगे तो हम इसमें पोजिशनल भी यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से टेक महिंद्रा में यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है BTST एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी। 1165 आपका टारगेट है, आप कह रहे हैं टेक महिंद्रा लेके जाओ, कल की कल देखेंगे। फिर 1125 आपका स्टॉप लॉस भी आ गया। खुश चलते चलते आप सिर्फ अपना BTST STBT को देना चाहते हो तो बता दीजिए। जी देखिए मारुति एक सिंपल एक मारुति बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हम 2 दिन पहले 7700 के लेवल्स पे बात कर रहे थे 7950 के टारगेट्स के लिए। आज स्टॉक ने टारगेट हिट करके डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया था। कौन सा नाम है, शेयर का नाम तो बता दो सर, मैं भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मारुति ओके हाँ ठीक है। 8000 का रेजिस्टेंस है बट अभी भी स्टॉक में जगह है 8000 तक 75 पॉइंट्स का बेस रूम है अभी भी स्टॉक में ऊपर जाने के लिए। लेके जाए ना फिर 8000 का टारगेट के लिए, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेना, बड़ा शेयर है 8000 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। सर कोई स्टॉप लॉस है इसका? जी देखिए इसका आप 1:2 के हिसाब से 75 अपसाइड है, 30 रुपीज नीचे करीब 7900 के जस्ट नीचे या 7890 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 7890 का लगा देते हैं स्टॉप लॉस, 8000 प्लस का लगा देते हैं इसके अंदर टारगेट, और मारुति कह रहे हैं आप BTST। तो तीनों की कॉल्स होगी, मारुति होगी है। आकुश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मारुति आपकी कॉल है और टेक महिंद्रा होगी राजेश सर की कॉल। धोनी कह रही है TVS मोटर, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, मानसी के पास भी चलेंगे। और PNB हाउसिंग के बारे में बता देता हूँ एक बार मैं, 400 रुपया हो गया है राजेश जी, हो गया 400, 16% हो गया ये ऊपर। आप सही कह रहे थे कि इसके अंदर ये इसको BTST भी कर सकते हो और अगर कभी मौका मिले तो इसको ले भी सकते हो। 13% हालांकि ऊपर शेयर में खरीदा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी बात आपकी ठीक है, ये शेयर दम तो है। आगे बढ़ते सीधा चलते मानसी के पास वॉल पे, और वो आपको बता रही है आज की क्लोजिंग के बारे में। मानसी बिल्कुल, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज सुबह कहां बाजार की चाल हम देख रहे थे, कमजोरी की तरफ थी। 16300 के पार भी जाएगा नहीं ये सवाल था, लेकिन अब आप देखिए 16484 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत रिलायंस के साथ ही करनी चाहिए क्योंकि रिलायंस टॉप हीरो कह सकते हैं। रिलायंस में जो दमदार तेजी देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3:30 बजे में जो एकदम से तेजी आती हुई दिखी, देखिए 2796 के स्तर पर 2800 के बिल्कुल नजदीक रिलायंस का स्टॉक करीब 3% के अपमूव दिखाते हुए, यही है सबसे बड़ा सपोर्ट जिसने बाजार को हरे निशान में यहाँ पर देखने को, अब यहाँ पर इतना बड़ा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट 16485 के लेवल्स पर निफ्टी को भी लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो लिकर स्टॉक्स आज सुबह से ही फोकस में थे, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट थी जिसके चलते पंजाब लिकर प्राइजेस को लेकर एक खबर आती हुई दिखी और ये हमने आपको एज न्यूज भी बताई थी। उसके ठीक बाद लिकर स्पेस में आपने आज हरे निशान के साथ देखा ट्रेड, करीब रैडिको, खैतान, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हर तरफ हमने देखा ग्रीन पैटर्न, खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। इसके अलावा फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे स्पेस, इनफैक्ट हम ये भी कह रहे थे कि दारू, दवा और डायग्नोस्टिक था जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। यहाँ पर लिकर की तो बात हमने कर ली, लेकिन साथ ही फार्मा स्पेस को भी देखिए, अच्छी तेजी के बीच वहां पर भी ट्रेड्स नजर आए। डायग्नोस्टिक क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट है कि जो हम फार्मा स्पेस और साथ ही डायग्नोस्टिक लैब्स पर एक तरह से देख रहे हैं। थायरोकेयर जैसा स्टॉक है, चाहे बायकॉन, डॉक्टर रेड्डी, स्टूडेंट फार्मा, सन फार्मा, इन तमाम स्टॉक्स में बायकॉन में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज। बायकॉन के साथ एक खबर भी थी जिसका असर आपने आज के सत्र में देखा। निफ्टी एनर्जी स्पेस को भी विजिट करना चाहिए क्योंकि IOC, HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स में भी हमने जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कमजोरी का, वहां से एक ट्रेंड जो है धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आया और वो हमने आपको डायरेक्ट भी किया, आपको बताया भी कि इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान रखिए रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी खबर आते ही ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़ी जो खबर आई उस पर रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़े स्टॉक्स MRPL, चेन्नई पेट्रो पर भी हमने डायरेक्शंस दिए थे और अब ये स्पेसेस भी हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में IT स्पेस, FMCG, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, तमाम स्पेसेस में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज
आज देखने को मिला, जहां निफ्टी, आईटी, एम्फासिस, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। गोदरेज कंज्यूमर और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहे। आइए फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर है 29,000 आपके पार। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे जिस तरह से ट्रेड्स नजर आ रहे थे। यहाँ पर सेंसेक्स अगर आप देखेंगे 55,335 के स्तरों पर, निफ्टी 16,481, 16,500 के नीचे लेकिन 16,450 के पार यहाँ पर ट्रेड्स बंद होते हुए। बैंक निफ्टी देखिए 35,113 के लेवल्स पर 167 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।